नमस्कार दोस्तों, मैं राघव कौशिक आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे दक्षिण की राजनीति के ऊपर, जहां हमने देखा कि 5 साल के बाद सत्ता में चंद्रबाबू नायडू ने अपनी वापसी की है और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में उनकी आज ताजपोशी हुई है। जहां हमने देखा कि उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, नितिन गडकरी थे, रजनीकांत थे, उसके बाद पवन कल्याण और अन्नामलाई थे और चिराग पासवान भी मौजूद थे। आज हमारे बीच मौजूद हैं क्लिक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, जिनसे हम दक्षिण की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे और डिस्कशन करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ये पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू के जो बीच हम गर्मजोशी देख रहे हैं, उनके क्या मायने हैं? राघव, सवाल बड़ा बढ़िया है, क्योंकि दिल्ली से निकल के ये गर्मजोशी आंध्र प्रदेश पहुंची है। जी। दिल्ली में हमने गर्मजोशी देखा था, कैसे नीतीश कुमार जब पीएम की तरफ बढ़ते हैं और उनका पैर छूते हैं तो पीएम कैसे उनको गले लगा लेते हैं। उस समय भी चर्चा ये आम थी कि आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ ही महीने पहले राजद के साथ थे, जब बीजेपी में आ रहे हैं तो ये कयास लगाए जा रहे थे। जिस तरह से सीटें आई हैं 240 बीजेपी की, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का, जिसको लेके हम अभी चर्चा कर रहे हैं, दोनों लोगों का मत बहुत बढ़ जाता है। जी। तो अगर नीतीश कुमार को लेके जिस तरह कयासबाजी चल रही थी विपक्ष की कि ये सरकार ज़्यादा नहीं टिकने वाली है और नीतीश कुमार पलट सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री पद का लालच अगर हम देंगे तो शायद इंडी गठबंधन में चले जाएं वो, या फिर चंद्रबाबू नायडू चले जाएं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये जरूर मैसेज दिया जा रहा था कि शायद इस मैसेज को हम बाहर फ्लो कर देते हैं तो नीतीश कुमार हमें अप्रोच करें प्रधानमंत्री के तौर पे। लेकिन नीतीश कुमार को ये पता है, नीतीश कुमार भी घाट घाट के पानी पिए हैं। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि ठीक है, इंडी गठबंधन का एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने नींव ही डाली नीतीश कुमार ने। लेकिन नीतीश कुमार की कितनी पूछ थी इंडी गठबंधन में, ये उन्हें पता है, और एक तरह से वो नीतीश कुमार बेइज्जत होकर वहां से निकले हैं। तो अच्छा, दूसरी बात कि बिहार में जब अभी हम आंध्र प्रदेश पे आएंगे, बट आंध्र प्रदेश को समझने के लिए, चूंकि एक कड़ी है कहीं ना कहीं बिहार की, जो हमने एनडीए की मीटिंग में संसद में, पुराने संसद में देखी थी, तो इसलिए इस कड़ी को मैं जोड़ रहा हूं कि आप जब बिहार में नीतीश कुमार भाजपा के साथ खड़े हुए हैं या मोदी के साथ खड़े हुए हैं, उनको सीटें अच्छी आएंगी। और हम लोग भी बिहार से हैं तो एक परसेप्शन बड़ा अच्छा रहता है कि भाजपा और जदयू है जी, तो जनता को शासन अच्छा मिलेगा। ये नीतीश कुमार को ही पता है, ये मोदी को ही पता है। ये बात और है कि कभी कभी चीजें अपने अनुसार नहीं हो पाती है, राजनीतिक चीजें या फिर मंत्री पद या कुछ और चीजें, तो वे समर्थन ले लेते हैं या फिर किसी और पार्टी के साथ। क्योंकि बिहार में राजनीति छवि बहुत अच्छी नहीं है। जिस तरह से लालू यादव का शासन रहा और जिस तरह से बड़े बड़े आरोप लगे, घोटाले के आरोप लगे, या चंपा विश्वास से लेके आपको शिल्पी हत्याकांड से लेके बहुत सारी चीजें, और फिर शोरूम से गाड़ी लूटने के आरोप लगे उनकी बेटी की शादी में, तो बहुत तरह की चीजें हैं जो कि जंगल राज, फाइनली जंगल राज की संज्ञा दी गई। तो वैसे भी बिहारी जनता कभी नहीं चाहती कि वो नीतीश कुमार कभी भी तेजस्वी या लालू के साथ जाए। तो अब जैसे ही यहाँ एक केमिस्ट्री शानदार बनती है संसद में, तो अब ये था कि अगला कि नायडू का क्या होगा। नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ उन्होंने लिया है। और एक बड़ी बात बता दूं जो बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि नायडू की पत्नी का कथित तौर पर वाईएसआर कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपमान किया था, और चंद्रबाबू नायडू ने उसी समय कसम खा ली थी कि मैं अब जीत कर ही विधानसभा में आऊंगा, उसके पहले नहीं। और ये वो समय था जो कि नायडू को याद दिलाने के लिए भी था कि कथित तौर पर अगर उनका अपमान किया उनकी पत्नी का, तो वो दिन वो नहीं भूले होंगे। और दूसरी बात, आज अगर वो स्टेज पे है तो इस चीज को वो याद कर रहे हो कि आज किसके चलते मैं हूं। क्योंकि नायडू ने, ठीक है, इसके पहले भी कुछ चीजें थी जो भाजपा के साथ नहीं जमी, तो नायडू ने जब शपथ ली होगी तो उनको पूरी बातें याद आई होंगी, और इसके बाद उनको यह भी याद आएगा मैं चौथी बार शपथ में किसके चलते ले रहा हूं। साथ साथ देखिए, नायडू जब आगे बढ़ते हैं, पैर छूने की कोशिश करते हैं, तो पीएम मोदी को गले लगा देते हैं। पीएम मोदी का ये गले लगाना और नायडू का पैर छूना हर चीज के मायने हैं। ये बस यूं ही नहीं हो जाता है। पीएम मोदी ने, नायडू ने बता दिया कि
आप लोग खामोश हो जाइए, मैं एनडीए के साथ हूं। और देखिए ना, भाजपा से ज्यादा इस समय एनडीए की चर्चा हो रही है जी। दूसरी बड़ी बात कि नायडू जब पैर छू रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि यही हमारे पीएम है। चिराग पासवान जब कह रहे हैं कि हमारे पीएम नहीं, मेरे पीएम, राघव मेरे पीएम, आप भी इस चीज को नोटिस किए ही है। तो मेरे पीएम, ये जो पैर छूना है ना, वो चाहे नीतीश का और नायडू का, दो लोग ही पैर छू रहे हैं। दो ही लोगों से बार बार विपक्ष खतरा बता रहा है। सोचिए कितना बड़ा मैसेज दे रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा मैसेज है वो इससे भी ज्यादा बड़ा है। क्या है? पीएम मोदी का गले लगाना। गले लगाना नहीं है ये, सिर्फ ये विपक्षियों को खामोश कर देना है कि खबरदार, अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ और अपने आप को संभालो। जो केजरीवाल साहब ने कह दिया कि भाई दिल्ली में कांग्रेस का अब हमारे साथ नहीं होगा गठबंधन, तो ये टूट जो पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे वो चीजें दिखने लगी हैं। और इसीलिए इसका विपक्ष वाले मैटर में हम लोग आगे से आएंगे। लेकिन अब देखिए, अब लोग सोच रहे हैं कि अन्नामलाई की बात है, लोग सोच रहे हैं कि ये मोदी की बात है, लोग सोच रहे हैं कि ये चंद्रबाबू नायडू की बात है। नहीं, बात यही नहीं है। पीएम मोदी राजनीतिक केमिस्ट्री के जादूगर हैं। अब ये कैसे, ये भी मैं बता रहा हूं। देखिए, एक तरफ दो जो इनके, एक तो चिराग पासवान तो मोदी को का हनुमान बता ही रहे हैं, बिहार से है। लेकिन दो हैं जो साउथ इंडिया से हैं। कौन कौन? आंध्रा से पवन कल्याण साहब और अन्नामलाई साहब है तमिलनाडु से। और ये तीनों अगर देखा जाए राजनीतिक धुरी पे, अगर के अनुसार देखा जाए तो प्रधानमंत्री के तीन खास चेहरे हैं। अब पूरे लोकसभा 2024 के चुनाव में इन चेहरों को पीएम मोदी से काफी करीबी तौर पर जोड़ के देखा गया। आप देखिए स्टेज पर, देखिए पवन कल्याण का जो बॉडी लैंग्वेज है, आप चिराग पासवान का देखिए, आप अन्नामलाई का देखिए। तमिलनाडु से कोई भी सीट नहीं है, लेकिन देखिए वोट शेयर कितना बड़ा है, 3 से 11 हो गया है। और इसको बहुत बड़ा श्रेय माना तमिलनाडु में। आप देखिए तमिलनाडु में हमेशा द्रविड़ राजनीति हावी रही है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि आप जो 3 लोगों को, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भाजपा के हैं और इसलिए पीएम मोदी बहुत ज्यादा गलबैया कर रहे हैं या बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। 2 लोग भाजपा से नहीं है, एक जनसेना पार्टी से है और चिराग पासवान का अपना एक अलग पार्टी है जो बिहार में है, लोजपा से है। तो ये समझने की जरूरत है। इसके मायने देखिए, इसके मायने क्या निकल रहे हैं। भाजपा दक्षिण भारत को साधना चाह रही है और उसे पता है कि बहुमत की सरकार नहीं है, लेकिन रिश्ते चंद्रबाबू नायडू से कभी खराब नहीं रहे। मैंने बोला ना कि राजनीतिक स्वार्थ कुछ होते हैं, राजनीतिक दल नेताओं को ये सब भी जनता के सामने भी चूंकि जाना होता है और जनता से वोट लेके चुके आए होते तो बहुत कुछ प्रूव करना होता है, वो अलग बात है जी। लेकिन ये कहीं ना कहीं भाजपा को पता है, मोदी जी को पता है कि इस बार सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। तो भाई हमें बराबरी का दर्जा देना होगा, हमें गठबंधन को साथ में लेकर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो ठीक से करेंगे तो जिस तरह की बातें होती है, स्पीकर का पद मांग रहे हैं नायडू, नीतीश कुमार विशेष राज्य दर्जा, ठीक है, कुछ चीजें हैं होनी भी चाहिए। आंध्र प्रदेश की अगर मांग है विशेष राज्य दर्जा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चंद्रबाबू नायडू अपनी जनता के लिए, क्योंकि इसी विशेष राज्य दर्जा के नाम पे भाजपा को करारी शिकस्त मिली थी आंध्रा में, तो भाजपा भी चाहेगी, मोदी भी चाहेंगे और बहुत प्रतिष्ठित जब मांग है और सहयोगी पार्टी है तो देना बनता भी है। क्योंकि उनको भी, मोदी को भी ये सोचना होगा कि चंद्रबाबू नायडू की राजनीति अगर विशेष राज्य दर्जे पर काफी हद तक प्रभावित होती है तो इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जी। तो आपको देना ही होगा। वैसे नीतीश कुमार की राजनीति अगर प्रभावित होती है और बिहार में उद्योग कल कारखाने उस तरह से नहीं है और 90 और 10 के रेशियो से काफी उसका अंतर पड़ेगा। 90% मान लीजिए केंद्र सरकार दे रहा है और 10% बिहार सरकार को करना पड़ रहा है और उसका भी कर्ज मिल सकता है, क्योंकि ऐसे 70 और 30 का रेशियो और ऐसे विशेष राज्य के बाद 90-10 का रेशियो होगा, तो इसका अंतर पड़ता है जी। बिहार मजबूत होगा और नीतीश कब नहीं चाहेंगे कि ये नाम, ये रिकॉर्ड मेरे नाम हो जाए। तो ये चाहिए इसको भी, ये बहुत जरूरी है। बट ऐसा देखा जा रहा है कि जो एनडीए है वो अब एनडीए नहीं बल्कि नीतीश और नायडू डिपेंडेंट अलायंस बन गया। देखिए विपक्ष की एक तरह से कहा जाए कि आरोप है, विपक्ष की नजर देखिए 234 सीट ला के वो जहां रुकी हुई है और हर एक विपक्ष के हर एक नेता को देखिए अगर
तो आपको महसूस होगा कि वो किसी भी तरह से केंद्र की सत्ता तक पहुंचना चाह रहे हैं। आप समझिए ना, 1 दशक तक वो सत्ता से दूर है, कितने भूखे होंगे सत्ता के लिए। कोई भी पार्टी हो, भाजपा भी यहां होती तो भाजपा भी भूखी होती, आज कांग्रेस या शरद पवार की पार्टी है या शिवसेना यूबीटी है तो वो भी भूखी है। देश के लिए कितनी राजनीति हो रही है ये उन्हें भी पता और हमें भी पता है। अंतर घोटालों की कतारें नहीं होती। खैर हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एक चीज जरूर है कि ये विपक्ष लगातार व्यंग इसलिए कर रहा है कि कहीं से भी कुछ भी बात बने, विपक्ष कई तरह की बातें कर रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को वो तवज्जो नहीं मिला, नीतीश को तवज्जो नहीं मिला। अब देखिए आज नीतीश को भी जाना था जी, नीतीश को भी जाना था चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन वे नहीं जा पाते हैं। अब इसे लेके राजद के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए में कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अरे भाई 2 दिन 3 दिन हुआ है, कोई महामूर्ख राजनीतिक भी होगा तो ऐसी गलती नहीं करेगा। नीतीश कुमार के कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं, लेकिन तो शुरू से आप देख रहे होंगे कि जब नीतीश ने पैर छुए तब क्या कहा गया। नीतीश की फ्लाइट का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें क्या कहा गया, उसमें पर दिखाया गया कि नीतीश और तेजस्वी आगे पीछे बैठे, फिर दिखाया गया पास में बैठे हैं और उसके लेके कई सारे मायने निकाले गए। तेजस्वी ने उसमें बयानबाजी भी की। तो ऐसा नहीं है एनडीए का फुल फॉर्म, एक तो आपको पता ही है फुल फॉर्म का एक कुछ मीनिंग निकालने की पिछले 8-10 सालों में परंपरा चली है और उसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को एक प्रेशर में लाना चाह रहे हैं। कई सारे आरोप भी लग रहे हैं। तो वो आरोप है सरकार को अस्थिर करने का, ताकि उनके चांसेस बने और किसी भी तरह से निर्दलीय सहयोग से, चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से और नीतीश सहयोग से, क्योंकि इन दोनों लोगों का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। ईश्वर करे कि देश को एक स्थिर सरकार मिले, कोशिश की भी जा रही होगी उन लोगों के द्वारा, लेकिन दोनों लोगों की हसरत तो है प्रधानमंत्री बनने की, कौन नहीं बनना चाहेगा जी। तो ओवरऑल ये कोशिश, और देखिए लास्ट में हो सकता है कि अभी शायद इन लोगों की बात हुई हो, नहीं हुई, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा और मुझे पता भी नहीं है, लेकिन क्या पता बात हुई हो जी कि भाई प्रधानमंत्री में आपको उन्होंने बोला हो प्रधानमंत्री बना दो, इन्होंने बोला हो इंडिया गठबंधन नहीं आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे। हो सकता है ये बात हुई हो और इस पर रजामंदी नहीं हुई हो तो लोगों ने किनारा कर लिया कि ठीक है। और अगर ये हुई होगी बात तो ये चीजें आगे भी दिखेंगी और हो सकता है कि कुछ दिन वेट एंड वॉच की स्थिति में इंडिया गठबंधन हो और बाद में, या शरद पवार क्या प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे क्या, तो बाद में हो सकता है कि ये जब सब बादल छट जाए कि भाई अब कोई चांस नहीं है, नीतीश बाबू ही बनेंगे प्रधानमंत्री, वो नहीं मानने वाले हैं, संजोग तो इंडी के वही थे, तो कल को नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और वो भी प्रधानमंत्री बनने के लिए भाजपा का साथ छोड़ दें। हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज है इसकी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका जो बिल्कुल 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 सही अच्छी बिल्कुल खत्म हो। तो मेरा आपसे सवाल था कि जैसे हम दक्षिण की राजनीति पे बात कर भी रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो भाजपा है, जिसको हिंदी पट्टी की पार्टी माना जाता है, तो वो दक्षिण की राजनीति में कितनी आश्वस्त है इस टाइम पे और कितने अच्छे से साध रही है, क्योंकि हमने देखा इनका वोट बैंक और वोट परसेंट भी काफी बड़ा है दक्षिण में। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो क्लियर हो जाएगा कि दक्षिण भारत की राजनीति भाजपा के लिए कितना मैटर करती है। 130 बार 2024 में 130 सीटों पर से 29 सीटें भाजपा लेकर आई है। अब देखिए केरल में पहली बार जीत रही हो, वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है, हालांकि वो हिंदुत्व की राजनीति को लेके डजंट मैटर, एजेंडा क्या है जीत के आई। तमिलनाडु में भी वोट शेयर बढ़ा है। तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में सीटें आ सकती थी, लेकिन हुआ क्या कि वहां के जो द्रविड़ जो नेता थे, दिग्गज नेता थे, वो लगातार चुनाव प्रचार वगैरह ये चीजें बदलेंगी, वोट शेयर बता रहा है। मोदी ने ये बोला भी है कि कल क्या होगा ये आज पता चल रहा है। और अनामलाई की काफी अच्छी पैठ भी है तमिलनाडु की राजनीति में, वो चीजें दिखेंगी। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आंध्र प्रदेश में आपको 3 सीटें आ रही हैं, आपको कर्नाटका में, जैसे आंकड़ा मेरे पास है, कर्नाटका में 17 सीटें हैं, 8 तेलंगाना में है, 1 केरला में है। तो ये आपको बता रहा है कि कैसे, देखिए केरला में वोट शेयर 13% से लेके 16% हो जा रहा है। आप देखिए तमिलनाडु में, जो मैंने पहले भी बताया, सीटें तो नहीं जीत पाई लेकिन वोट शेयर देखिए 3% से लेके 11% हो जा रहा है। वैसे ही लगभग ये देखा जाए तो ये वोट शेयर जो आपको मैंने तमिलनाडु की मैं बात की, 1999 के बाद पहली बार, सोचिए 25 साल में पहली बार 3 गुना वोट शेयर हुआ। ये बहुत मैटर करता है। ये आगे कहीं ना कहीं,
आपको भाजपा को लोग क्या कहते हैं? भाजपा को हिंदी पट्टी के पार्टी, हिंदी पट्टी के पार्टी कहा जाता है, कहा जाता है, या हिंदी राज्यों की पार्टी कही जाती है। लेकिन आप दक्षिण में जिस तरह से आप तमिलनाडु को ले लीजिए, वोट शेयर को ले लीजिए, आप केरला को देख लीजिए, आप ओवरऑल एक तरह समुद्र तटीय राज्यों को भी दक्षिण मान के चलिए, तो केरला को मान लीजिए, ले लीजिए, उड़ीसा देखिए, उड़ीसा में अपने दम पे सरकार बना ले रही है। अब आप तेलंगाना को ले लीजिए, तेलंगाना में सीटें जिस तरह से आई है, में भी हमने देखा कि जैसे राजीव अब चंद्रशेखर समुद्र तटीय राज्यों, राजीव चंद्रशेखर जी हैं, हाँ। उन्होंने भी बताया था कि वो पहले कहाँ 50,000 समथिंग वोटों से हारते थे, बट अब 16,000 समथिंग वोटों से हारे हैं। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से वोट शेयर बढ़ा है केरला में भी। एक चीज और मैं राघव करना चाहूंगा कि देखिए, उड़ीसा में जो था 2014 में कुल 6 सीटें जीती थी, और 24 में देखिए, 24 में 36 सीटें हासिल की हैं बीजेपी ने। तो आप उड़ीसा को देखिए, समुद्र तटीय राज्यों के तौर पर मैं ले रहा हूँ, दक्षिण भारत के राज्यों में ही इसको जोड़ रहा हूँ अगर देखा जाए तो। मान लीजिए केरला की मैंने बात की, ठीक है, तमिलनाडु की बात की, तेलंगाना की बात की, आंध्र प्रदेश की बात की मैंने, और उड़ीसा की बात की। आप इनके हर जगह जैसे 6 से 36 हो जाना सोचिए, और आपको कर्नाटका का मैंने बताया 17, 8 तेलंगाना का है, 1 केरला खाता खोला उसने, 3 आंध्र प्रदेश। आप समझ रहे हैं मतलब कहां आपको कहीं से भी द्रविड़ राजनीति में कोई आंक नहीं रहा था। कर्नाटका में आप इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, केरला में आपने खाता खोल लिया, ये छोटी मोटी बात नहीं है। दक्षिण में वो फैलाव को अपना देख रहा है। और दूसरी बात की आप ये देखिए कि उस भाजपा के लिए कितना मैटर करता है दक्षिण के राज्य, कि वहां से कई मंत्री भी बना रही है सरकार। एक तो आप निर्मला सीतारमण को ले लीजिए, कर्नाटक से निर्मला सीतारमण है, पूर्व पीएम एच डी देवगौड़ा के जो बेटे एच डी कुमारस्वामी, उनको देख लीजिए, प्रहलाद जोशी को देखिए, शोभा करंदलाजे को देख लीजिए, और वी सोमन्ना को देख लीजिए। ये सब 5 कर्नाटक से हैं, 5 मंत्री। उसके अलावा तमिलनाडु पर हम आते हैं, तमिलनाडु पे एल मुरुगन है जो केरल से मंत्री बनाए गए हैं, सॉरी ये तमिलनाडु से मुरुगन है, और केरल से सुरेश गोपी हैं, ठीक है, और जॉर्ज कुरियन है, आंस राममोहन नायडू, सी पेमासानी, भूपति राजू, श्रीनिवास वर्मा मंत्री बनाए गए, और तेलंगाना से 2 सांसदों जी किशन रेड्डी को या फिर संजय कुमार को मंत्री बनाया गया। आप देखिए कितना महत्व रखता है भाजपा के लिए दक्षिण भारत के राज्य जी। और भाजपा को ये पता है, उत्तर भारत ने जिस तरह से इस बार उसको गच्चा दिया, ठीक है, उत्तर भारत तो भाजपा की है ही, लेकिन अगर ठीक है उसकी कमी तो नहीं पूरी कर जा सकती, लेकिन जिस तरह से भाजपा दक्षिण में फैल रही है, प्रसार हो रहा है, तय मानिए कल को कभी भी उत्तर भारत से गच्चे मिलते हैं, या फिर उसको धोखा मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि सीटें कम मिलती, तो दक्षिण भारत के राज्यों से उन सीटों को पूरी कर सकती है। ये बताने के लिए काफी अहम रखता है ये सारी चीजें। दूसरी बात, अगर हम वोट प्रतिशत की बात कर ले अगर, तो 20 सीटों में 2019 में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था केरल में, सोचिए, और इस बार 1 सीट भी मिल रही है। वहीं 19 में इस राज्य में बीजेपी का मत प्रतिशत 13% था, 24 में 17% बढ़ा। इसी तरह से हम लोग कई सारे वोट शेयर की हमने बात की। तो ओवरऑल ये बताने के लिए काफी है कि दक्षिण में भाजपा मजबूत हो रही है, जहां कोई सोच नहीं सकता था। आज बीजेपी का जनाधार काफी बड़ा है, और जो 29 सीटें जीती हैं, ये बताने के लिए काफी है कि, और खासतौर पर उड़ीसा में जिस तरह से बहुमत में आई है, और आंध्र प्रदेश में जिस तरह से देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू की 4थी बार सरकार बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ ही मजबूत हो रहा है, विपक्षियों का मुंह बंद हो रहा है, और एक भारत को एक स्थिर सरकार की तरफ मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। तो ओवरऑल भाजपा के लिए बीजेपी की राजनीति। बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस डिस्कशन से लोग इस मत पर जरूर पहुंच पाएंगे कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं अपने तीसरे कार्यकाल में किस तरीके से दक्षिण की जो सत्ता है, दक्षिण का जो राजनीति है, उस पर पूरी तरीके से फोकस्ड हैं और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। मुझे लगता है इस डिस्कशन से काफी बातें निकली होंगी, लोगों को काफी पसंद भी आई होंगी। तो आशा करते हैं आपको ये डिस्कशन काफी पसंद आया हो। मिलते हैं एक और डिस्कशन में, तब तक के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।